मैं अपने साइंस वाले यूट्यूब चैनल्स पे आपका स्वागत है, जिसका कि नाम है साइंस स्कॉलर बाय आरके सर। इस पे मैं साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर डालता हूँ। किसी भी तरह का लेक्चर्स हो, आइदर 9th 10th 11th 12th हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो या पेपर सॉल्यूशंस हो, थ्योरी हो, सब तरह के मैं लेक्चर्स में डालता हूँ। तो इस पे मैं आज आपके जो टर्म 1 में एग्जाम होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पेपर का, उसके मैं फिजिक्स का सैंपल पेपर का मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल्स पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, ताकि किसी भी तरह का एजुकेशनल वीडियो अगर मैं डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के आपके लेक्चर्स मिल जाए। दूसरे अलग अलग चैनल्स पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मेरे मैथ्स का चैनल तो चल ही रहे हैं, आप मैथ्स के भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैथ्स से रिलेटेड मैं सारे वीडियो में डालते जाता हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं सीबीएसई टर्म 1 सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। तो जैसे मैं थोड़ा पहले पैटर्न बता देता हूं। जैसे इसमें ए सेक्शन है, ए सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे। आपको करना है 20 क्वेश्चन। बी सेक्शंस में टोटल 24 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कि 5 क्वेश्चंस करना है। मतलब आपको टोटल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड इट हैज नो नेगेटिव मार्किंग। किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले मैं सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर लें या उसके प्रिंट आउट निकाल लें, या आप सीबीएसई के साइट पे जाके भी आप सैंपल पेपर आप निकाल सकते हैं। क्योंकि सैंपल क्वेश्चन में लिखूंगा तो मोर टाइम टेकन है, तो मैं डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन के हिसाब से आ जाऊंगा और आप अपने हाथ में पेपर रखे रहें, उससे आप मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following is not the property of इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल रहा है आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? जैसे फर्स्ट है, दे डू नॉट क्रॉस इच अदर। ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी है ही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑफ देम इज आल्सो द इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये होगा इक्विपोटेंशियल सर्कल में क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक कंसेंट्रिक स्फीयर होता है? नहीं, कंसेंट्रिक नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है कि बट अ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना कि कंसेंट्रिक होता है। तो मतलब इसका आंसर हो गया आपका, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं वहां से आप जाके इसके डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L। मतलब ये है आपका -2q और दिस इज +8q। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? यहाँ L है, और यहाँ x इक्वल टू 0 यह स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हो गया आपका x इक्वल टू L। द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अपना x एक्सिस एक पॉइंट लेना है जिसपे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए ड्यू टू दिस चार्जेस। तो ऑप्शंस दे रखा है आपका, 8l लेंथ पे होगा, 4l लेंथ पे होगा, 2l लेंथ पे होगा, या l लेंथ पे होगा। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लिया पहले एक पॉइंट ले लो कि जिसपे कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो पॉइंट आप एज्यूम कर लें। तो मान लिया आप पॉइंट में तो आप P से ले लें या Q से ले लें। मान लिया कि P से कोई पॉइंट ले लिया, इसके डिस्टेंस मान लेते हैं R, ठीक है, R के 2Q से।
तो 2q के कारण क्या होगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और 8q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो -2q चार्ज के कारण और +8q चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर याद हो तो 4πε0 Q इंटू R² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको तो 1/4πε0 और Q मतलब 2Q चार्ज के कारण है, तो ये हो जाएगा 2Q पर डिस्टेंस R है R²। अगर इसकी बात करें 1/4πε0 और दिस इज 8Q और टोटल लेंथ है आपका L प्लस R का होल स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया और अपने को तो खैर डिस्टेंस निकालना है। तो दिस इज 2, ये Q से Q गया और ये आपका 2 से 4 गया, ये आपका आ गया 1/R² इक्वल टू 4/L प्लस R²। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 2/R, दिस इज 2 नहीं 1 ही होगा, 1 है और 4 का तो 2 हो जाएगा L प्लस R। उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, L प्लस R इक्वल टू 2R। L इक्वल टू इसको इधर भेज दें, 2R में से R गया R, तो R इक्वल टू क्या आ गया आपका L आ गया। तो P जेट X पे है, P जेट X पॉइंट पे है, तो फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा L प्लस L, दिस इज 2L। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, दिस इज थर्ड। कर ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इसके पैरेलल है, दिस इज द पैरेलल इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P तो आपको मालूम है E इंटू 2L लेंथ, पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल को 90 डिग्री से रोटेट किया जाए। तो अपने को अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P cos θ1 माइनस cos θ2। क्योंकि जब इसको आप रोटेट करेंगे इस तरह से, डायपोल मोमेंट रोटेट करेंगे तो मान लिया कि थीटा एंगल से, थीटा एंगल है इसका थीटा, तो एक कंपोनेंट में आपका ब्रेक हो जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, cos दिस इज cos θ1 और cos θ2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, θ1 तो आपको मालूम है जब ये इस तरह से पैरेलल रखा हुआ, तो θ1 हो जाएगा आपका 0 और θ2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ रख दें cos 0 माइनस cos 90 डिग्री, तो cos 0 तो 1 हो गया, दिस इज 1 हो गया और cos 90 हो गया 0। ये हो गया आपका PE। वर्क डन कितना हो गया आपका PE, मतलब इसका ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड and 6 माइक्रोफैराड are joined in series with each other equivalent कैपेसिटर। बस ये तो कर बहुत सिंपल है, सीरीज में कह रहा है तो इसी इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला सीरीज में 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 रख दे वैल्यू 1/2 1/3 प्लस 1/6, तो 2 3 6 का एलसीएम 6,
2 3 जा 3 2 जा +1, तो ये हो जाएगा 6/6 यानी 1 होगा। 1/c का 1 तो c इक्वल टू 1 हो गया, मतलब 1 माइक्रो फैराड। इसका फोर्थ का ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, if 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5, dielectric constant 5 है, जब इसको मीडियम में रखते हैं at a distance r between them, 2 point charges के ये पॉइंट चार्जेस है, दिस इज 2 पॉइंट चार्जेस है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, अगर इसको मीडियम में रखकर डायलेक्ट्रिक 5 दे रखा है। एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है आपको, F लग रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम इन वैक्यूम इन द सेम डिस्टेंस, तो जब दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे सेपरेशन है और उसको अपन ने मीडियम में रखा, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और एक फोर्स लग रहा है। जब उसको वैक्यूम में रखेंगे तो क्या होगा वो आपको निकालना है। तो अगर मैं डायलेक्ट्रिक की फोर्स की बात करूं तो क्या होता है, 1/4πε0 के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और जब इसको वैक्यूम में रखेंगे, दिस इज एफ डैश, तो 4πε0, ये तो 1 ही हो जाएगा वैक्यूम में, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो इससे क्या हो जाएगा आपका एफ डैश इक्वल टू के एफ, के की वैल्यू 5 है, तो एफ डैश इक्वल टू 5 है। तो कौन वैक्यूम में कितना फोर्स लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा जो आपने मीडियम में लगाया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। तो इसके लिए आपको गॉस लॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, all the charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute the electric plus contribute करता है। electric plus depends upon the geometry of the Gaussian surface. Gauss theorem can be applied for non-uniform electric field, and the electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform. This is the fourth option. क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रहता है ना, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है। ऑलरेडी मैंने गॉस सरफेस का बताया हुआ है, मेरे आप इलेक्ट्रोस्टेट का वीडियो देखें, वहां क्लियर हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस थ्रू आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, अ कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी विथ V वोल्ट। कैपेसिटर प्लेट को आपने चार्ज किया, किससे चार्ज किया कैपेसिटर प्लेट्स को आपने, V वोल्ट से चार्ज किया, ठीक है, दिस इज द कैपेसिटर प्लेट्स। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्ट, अब बैटरी से चार्ज करने के बाद इसको आप डिस्कनेक्ट कर दो, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो जैसे ही आपने बैटरी को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक स्लैब रख दिया। कौन सा स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है। तो अपने क्या निकालना, द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो अब उस केस में पोटेंशियल क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे कैपेसिटर सी डैश इक्वल टू क्या हो गया, के सी, कब, जब अपने डाइलेक्ट्रिक रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेशनशिप, और Q इक्वल टू सी भी होता है, दिस इज Q इक्वल टू सी बी, तो Q डैश सी V डैश, तो Q इक्वल टू दिस इज C डैश V डैश, तो Q इक्वल टू C डैश की वैल्यू यहाँ रख दे, के सी V डैश हो गया। तो V डैश बराबर, क्योंकि अपने को तो ही निकालना है, Q अपॉन के सी, तो Q अपॉन के सी, और दिस इज Q अपॉन सी, Q अपॉन सी क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन के। जो भी ऑप्शन है आप देख लेना। ऐसे 7th का अपना आंसर है V बाई के, 7th का थर्ड आंसर, ठीक है, राइट डाउन कर लें।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वोल्ट मीटर तो होगा नहीं, वोल्टेज मेजर करने के लिए आता है। एमीटर और वोल्ट मीटर भी आपसे नहीं होगा, है ना। तो ये मीटर बेस भी नहीं होगा। अपन ओवरऑल ईएमएफ को एक्यूरेट मेजर करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। ये अच्छे से याद रखना। तो इसका 8 का ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 9 पे आते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सर्किट से करंट पास कर रहा है, सर्किट के दो वायर से बना हुआ है। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल। दोनों वायर क्या है आपका? सेम मटेरियल से बना हुआ, जो कि पैरेलल कनेक्ट किया दोनों वायर को। If the length and radii of the wire are in the ratio, length L1 by L2 का रेशियो 3:2 दे रखा है, और रेडिया R1 by R2 इसका रेशियो दे रखा है 2:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। करंट का निकालना है। तो ये आपको मालूम है, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है रेजिस्टेंस रिलेशन। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एरिया को क्या लिख देंगे आप? पाई R1 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस को अपने डिवाइड कर देते हैं, R1 बाय R2। ये हो जाएगा आपका रो। सेम मटेरियल का है तो रेसिस्टिविटी तो सेम हो जाएगा। और दिस इज लेंथ L1 पाई R1 स्क्वायर रो L2 पाई R2 स्क्वायर। तो रो से रो कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। ये हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। तो L1 बाई L2 को 3/2 दे रखा है, लेकिन आप यहाँ देखो तो ये अपना R1 बाय R2 दिया और अपना R2 बाय R2 बनाया। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा आपका 27/8। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा 27:8 है ऑप्शन। तो 9 का आ जाएगा आपका 4 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा है, तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो बेसिकली आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो उस केस में जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर का बेसिकली क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, है ना? इसमें टेम्परेचर इंक्रीज पे ऑलरेडी इसकी डिटेल्स वीडियोस मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में है, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो डिपेंड करेगा ना कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज क्यों कर हो रहा है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी पे। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है वो निगेटिव होता है। इस कारण से टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर का आपका डिक्रीज करता है। मतलब इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हो गया आपका थर्ड, 10th का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वी यूज अलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाते हैं उसमें आप अलॉय क्यों यूज करते हैं? क्या इसका रीजन क्या है? तो अलॉय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अलॉय की टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब इसका जो होता है
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होते हैं इसका हाई होता है बेसिकली। तो इस कारण से रेजिस्टेंस बनाने में अपन अलॉय का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि अल्फा लो होगा और द वैल्यू ऑफ आर टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाई होने पर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये यूज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A constant voltage is applied between two ends of the uniform metallic wire। दो वायर है, एक वायर है, दोनों वायर है, इसके बीच अपन ने क्या किया, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया और हीट एच इज डेवलप ऑन इट। इसके बीच क्या हीट एच डेवलप हुआ। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, अनदर वायर है, डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ। मतलब रेडियस को क्या कर दिया गया, आपने डबल कर दिया गया और लेंथ को जो क्या कर दिया गया, डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर के लिए। लेंथ को क्या कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया और रेडियस को डबल कर दिया गया। ठीक है, तो ओरिजिनल वायर जो दिया हुआ था इज यूज, देन हीट डेवलप। तो रेडियस को आपने डबल किया और लेंथ को ट्वाइस कर दिया, तो मतलब हीट पे क्या फर्क पड़ेगा ना, वो आपने को निकालना है कि हीट पे क्या फर्क पड़ना है। तो देखो आर इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया रो एल बाय ए। तो इसको मैं चेंज करूँ एरिया में, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो हो गया ये आपका ओरिजिनल वायर का, और अगर रेडियस को डबल कर दिया और लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो लेंथ तो हो गया आपका ट्वाइस 12 और रेडियस को डबल कर दिया गया 2r स्क्वायर। दिस इज 12 और दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें चूंकि हीट के टर्म में दिया हुआ है तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर टी, ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें अगर हीट की बात करें आफ्टर चेंजिंग द लेंथ एंड रेडियस, इसमें अपन मान लेते एच डैश मान लेते हैं, दिस इज v स्क्वायर आर डैश टी। क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही वोल्टेज दे रहे हैं, टाइम सेम है और क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट शुरू में कर दिया कांस्टेंट वोल्टेज। अब दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो v स्क्वायर तो पहले फुर्सत में कैंसल आउट हो जाएगा और आपका टी टी कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब v स्क्वायर से v स्क्वायर गया और t से t, तो बेसिकली यहाँ क्या बच जाएगा आपका r अपॉन r डैश बच जाएगा। और r क्या दे रखा है, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर और रो 12 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो रो से रो गया, एल से एल गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 ऊपर चला गया, 2 इज ऑन 1 आ गया। मतलब एच डैश जो हो गया 2h, 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। लेंथ को डबल और सॉरी रेडियस को डबल और लेंथ को ट्वाइस करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो एक 12 का आंसर आ गया थर्ड। और भी क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, if the potential difference V applied across the conductor is increases to 2V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V से 2V हो गया। विच टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, कब, जब टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर, मतलब अपने को क्या निकालना है, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए,
the drift velocity E upon m error. This is the drift velocity. ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मास एंड लेंथ। तो देख रहे हैं कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ड्रिफ्ट रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, तो रिलैक्सेशन टाइम विल रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज आल्सो टाइम पे डिपेंड करे। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम विल कांस्टेंट। और इधर देख रहे हैं ई एम दीज आर आल्सो कांस्टेंट। मतलब आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो किस पे डिपेंड कर जाएगा, बेसिकली वेलोसिटीज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका, अगर मैं इसको और चेंज करूं थोड़ा फॉर्मूलेज में, तो दिस इज ई, इसको आप लिख सकते हो ई वी एम एल इंटू टा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो पीडी के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू वी, और सेकंड के केस में क्या हो गया कि डबल हो गया। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, सेम तो होगा नहीं। फिर सेकंड है बिकम्स हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यूज, बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यूज, और बिकम्स जीरो। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि 2v हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करें v इक्वल प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब ये क्या हो रहा है कि इनिशियल वैल्यूज का डबल हो रहा है, 13 का थर्ड। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो डायग्राम जो दिया हुआ है तो बेसिकली कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। एक मेरा अगर स्केच बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो आप लोग सीट से तो आप देख लेंगे। यहाँ पर एक ओपन है, यहाँ पर भी आपका ओपन, ठीक है। दिस इज ए बी, प्रिंट सही से छपा नहीं है, फिर भी आप देख लें तो दिक्कत नहीं है। मेन तो आपको कैसे बनना है उससे मतलब। और दिस इज, और यहाँ पर भी दिया, ठीक है। तो ए है, ए पूरा है, पहले इसको सिंपली बना देते हैं कि ए से यहाँ गया एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका, ये आपका 6 है, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा दिख नहीं रहा है। और ये आपका हो गया 6 है, दिस इज 3 8 33, तो दिस इज, और ये 30 तो अलग ही बन रहा है। अब 3 के साथ 8, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, और ये आपका 30 ओम। तो पहले तो क्या हो गया, 3 6 पैरेलल में हो गया, 3 इंटू 6 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 और 9, 3 3 का 9, 3 2 का, ये हो गया आपका 2 ओम। और ये इसके साथ सीरीज में, तो 2 प्लस 8 10, और 10 जो है वो 30 के साथ पैरेलल में है, तो 10 इंटू 30, 10 प्लस 30, तो दिस इज 10 इंटू 30, और ये हो जाएगा 40, 0 से 0, ये हो गया 30 अपॉन 4, और तो 2 2 जा, तो 15 अपॉन 2 हो गया, 15 अपॉन 2 मतलब 7.5 ओम का करेक्ट आंसर। तो 14 का हो गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन
पर एम्पियर पर मीटर। तो सर आपको एक तो यूनिट डायमेंशन आना चाहिए और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है तो आप इजिली निकाल सकते हो। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एफ इंटू आई एल साइन थीटा। फोर्स की यूनिट मालूम है आपको न्यूटन, करंट की यूनिट होता है एम्पियर और लेंथ की मीटर, और एंगुलर का तो यूनिट होता ही नहीं है। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज द फाइनल आंसर। तो 15 का जो आपका ऑप्शन है बेसिकली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द कॉइल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज wound over a metal frame in order to, coil of moving coil galvanometer is wound over a metal frame पे coiling किया हुआ है in order to reduce stresses, increase sensitivity, increase moment of inertia and provide electromagnetic damping। तो दिस इज द से क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड करने के काम में आता है। ऑप्शन शुड भी इसका हो जाएगा आपका फोर्थ, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करने के काम में करते हैं। इससे क्या होता है कि डेड वेट गैल्वेनोमीटर्स से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ आर शिफ्ट इनटू स्क्वायर साइड ऑफ द ए। टू वायर का आपका क्या है, टू वायर का लेंथ सेम है, मतलब L1 इक्वल टू L2 आर शिफ्ट इनटू स्क्वायर। इसको वायर को स्क्वायर शेप में बनाया गया जिसकी की साइड ए है एंड अ सर्कल ऑफ रेडियस, और एक सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस आर। इफ दी कैरी सेम करंट, दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का आपका रेशियो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या है। तो देखिए दोनों का वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं स्क्वायर शेप की बात करूं तो टोटल लेंथ तो हो गया आपका 4a, तो a इक्वल टू हो गया आपका L/4। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्योंकि साइड पे साइड का स्क्वायर तो L²/16 हो गया, इसका एरिया हो गया। अब सर्कल पे आते हैं तो सर्कल का जो लेंथ हो जाएगा L ने यूज करके 2πr, इसके बराबर L 2πr के बराबर। तो R इक्वल टू हो जाएगा L/2π, और इसका अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है πr², मतलब इसका स्क्वायर, तो दिस इज L²/4π²। ये हो गया इसका एरिया, ये हो गया इसका एरिया। अब क्या निकालना है अपने को, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट आई। तो अगर मैं M1 बात करूं तो 1 किसको मान लेते हैं, स्क्वायर को मान लेते हैं, और सेकंड में इसको मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं IA1, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर सर्कल की बात करूं IA2, दोनों को डिवाइड कर दे M1/M2। तो आई से आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा A1/A2, और दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। निकाला हुआ स्क्वायर का क्या निकाला हुआ है, L²/16, और यहाँ निकाला हुआ पाई L²/4π²। तो इस केस में क्या होगा, L² से L², पाई से पाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 दिस इज π/4। तो रेशियो कितना हो गया आपका, π/4 हो गया, π/4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। The horizontal component of Earth's magnetic field at a place of √3 times the vertical component।
मतलब horizontal component of earth magnetic in horizontal component होगा वो √3 times of the vertical component, the angle of dip at place। तो क्या आपको फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ डीप फाइंड आउट करना। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि मैग्नेटिक नीडल के केस में, अर्थ मैग्नेटिक के लिए केस में वर्टिकल कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम एंगल ऑफ डीप की बात करते हैं। फिर से निकाल लें एंगल ऑफ डीप डी अपॉन बी एच, और बी एच है √3 ऑफ बी वी। तो बी एच क्या है? √3 बी वी। ये हो गया 1/√3। 1/√, इसके बराबर होता है आपका 30 डिग्री। एंगल शुड भी 30 डिग्री, या आप 5/6 जो भी ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से आप लगा ले। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 18 का फर्स्ट। 19 नंबर क्वेश्चन देखें। द a small angle between magnetic axis and geographic axis at place। मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का सबसे स्मॉल एंगल कहाँ होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन पे, ज्योग्राफिक मेरिडियन पे, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन पे और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन पे। तो सबसे स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका होगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिफरेंस। तो स्मॉल एंगल कहाँ होता है? ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। तो स्मॉल एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक, दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मतलब जहाँ ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक जो एंगल स्मॉल होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो 19 का ऑप्शन हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। टू कॉइल आर प्लेस्ड टू क्लोज टू ईच अदर। दोनों पोलर कॉइल को पास पास रखें। द म्यूचुअल इंडक्टेंस द पेयर ऑफ कॉइल, मतलब ये हो गया मैग्नेटिक इंडक्टेंस चैप्टर्स का है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल, अगर दो कॉइल को पास पास रखे हुए हैं तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पेयर का बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ टू कॉइल डिपेंड अपॉन द पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। पोजीशंस और कॉइल जो आपका रोटेट कर रहा है, कॉइल जो रोटेट कर रहा है पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। मतलब इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, मतलब 20 का सेकंड हो गया ऑप्शन। 21, क्वेश्चन 21 पे आते हैं। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप, कुछ इस तरह से है। डायग्राम देख लेना आप, सैंपल पेपर आप हाथ में लेते ही आप पढ़ें तो ज्यादा सही है। ए हो गया आपका। दिस इज ए बी सी डी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका डायग्राम है। कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, एल साइड का लूप है। रेजिस्टेंस एल साइड का लूप है। रेजिस्टेंस आर दिया, मूव इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करा परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड v इज कांस्टेंट इन टाइम, the space pointing perpendicular and into the space of the loop x everywhere as shown in figure। तो करंट इंड्यूस द लूप, लूप में करंट कितना इंड्यूस होगा वो आपको निकालना है। तो करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा आपका? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन आर, और चार्ज क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt। तो बट इसमें फ्लक्स में तो चेंज होगा नहीं, टाइम के साथ फ्लक्स पे चेंज होगा नहीं, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया और थीटा सभी क्या है टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा? जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो नो करंट इंड्यूस, आपको इंड्यूस ईएमएफ। तो अभी मैंने इसको जस्ट 21 वाला क्वेश्चन जो था, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 10t प्लस 3। तो कब निकालेंगे इसमें, तो पहले t इक्वल टू 4 पे निकालना। तो टाइम इक्वल टू 4 रख दिया, 10 इंटू 4 प्लस 3, तो दिस इज 43 वोल्ट। क्या रहा, 43 वोल्ट आ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। तो मैग्नीट्यूड्स निकाला था मैंने, मतलब ऑप्शन में -43 है, तो दिस इज, ये अगर मोड हटा देंगे तो -43 वोल्ट हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following graph represent the variation of current with frequency in an AC circuit containing the pure capacitor? मतलब एक ग्राफ तो ऐसा दे रखा है, एक ग्राफ इस तरह से दे रखा है, एक ग्राफ ऐसा दे रखा है, और एक ग्राफ ऐसा दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी के साथ, कौन सा ग्राफ पे करंट वेरी कर रहा है तब जब प्योर कैपेसिटर। ग्राफ में बेसिकली सिर्फ कैपेसिटर्स हो, तो ऑब्वियसली ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि ओम्स लॉ इसमें एक जो ग्राफ है करंट फ्रीक्वेंसी, करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बना हुआ है। तो ऑप्शन तो थर्ड हो गया, ऑप्शन शुड बी थर्ड, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स सी। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन एक्स सी, और V और एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट से उसके वीडियो मैंने डाले, वहां से आप देख सकते हैं। तो V ओमेगा सी तो ऊपर चला गया, और V ओमेगा मालूम है आपको 2 पाई एफ सी। मतलब करंट जो है 2 पाई तो कांस्टेंट है, वोल्टेज आल्सो कांस्टेंट, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। मतलब क्या हो गया आपका, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन शुड बी थर्ड, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें डिक्रीज फिर इंक्रीज, जबकि डायरेक्टली। तो ऑप्शन तो थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, करा कि a 20 volt AC is supplied to a circuit consisting of a resistance 20 volt, voltage दे रखा है आपका 20 volt AC is applied to a circuit consisting a resistance and a coil with negligible resistance. ठीक है, coil का resistance negligible, if the voltage across the resistance is 12 volt, resistance के बाद voltage 12 volt, तो voltage एक क्या दे रखा है आपका resistance के क्रॉस। तो आपका क्या निकालना, कॉइल के अबाउट क्या होगा, जबकि सर्किट में 20 वोल्ट का एसी सप्लाई है। मतलब दिस इज कॉइल, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, अब ये आपका वोल्टेज हो गया, ये हो गया आपका, ये दे रखा है 20 वोल्ट, दिस इज वी आर, दिस इज वी आर। फिर अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है आपका, तो इसका ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो 20 दे रखा है, और ये दे रखा वी आर 12 का स्क्वायर प्लस जी एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 20 का स्क्वायर 400, फिर 144 प्लस वी एल स्क्वायर, वी एल स्क्वायर 400 माइनस 144 मतलब 256। तो वी एल मतलब अंडर रूट 256 का रूट कितना होता है, 16 वोल्ट। तो 24 का आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 देखते हैं, 25, the instantaneous value of EMF and the current in a series AC circuit. This is E equal to E naught sin omega t
I equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस 5/3 रिस्पेक्टिवली, देन इट इज। अब ये किसके हो जाएगा? अब यहाँ क्या कह रहा है? ओमेगा टी मैंने पाई बाय 3 से, तो एक वोल्टेज है ना, आरसी एंड एलआरसी सर्किट में लीड करता है, और आरसी एंड सर्किट, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन शुड भी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन शुड बी 25 का 4, क्योंकि बेसिकली यहाँ जो आपका कर रहा है, ये क्या कर रहा है? आपको लीड कर रहा है। और लीड किसमें होता है? बेसिकली आरसी सर्किट्स में होता है, और एलआरसी एलसीआर सर्किट में होता है, आरएम में तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन शुड बी 4। क्वेश्चन नंबर 26, a cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field parallel to the axis of the cylinder। मतलब अगर मैं सिलेंडर आपको बनाऊं, दिस इज सिलेंडर, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ये पैरेलल, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड cylinder, the total flux for the surface of the cylinder is, टोटल फ्लक्स बेसिकली कितना हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स क्योंकि एक्सिस के अलोंग है ना, तो फ्लक्स शुड बी 0, क्योंकि अगर बात किया जाए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और पॉजिटिव कहाँ होगा? इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर के अंदर, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी 0। क्वेश्चन नंबर 27, टू पैरेलल लार्ज थिन प्लेट शीट, टू पैरेलल लार्ज प्लेट शीट है, एक ये शीट है और एक आपका ये शीट है, पैरेलल शीट है। पैरेलल शीट है, इक्वल सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के बीच का इक्वल है। मतलब क्या दे रखा है? दिस इज सिग्मा 26.4 इंटू 10⁻⁻12 सेंटी पर मीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव, एक प्लस है एक माइनस है, तो दिस इज, तो क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो टू पैरेलल आर थिन मेटल सरफेस इक्वल अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस, दोनों इस डायरेक्शन, तो दोनों ऐड कर देंगे, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिग्मा की वैल्यू तो दे रखा है 26.4 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, याद होना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इससे ये कैंसिल आउट। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन के हिसाब से निकालना ज्यादा बेहतर हो, 3 है और 1.5 है, तो ये तो 3 से ही कैंसिल आते हैं, तो ऑप्शन शुड भी हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन शुड भी 27 का 4। ये मैंने आपके बोर्ड के हिसाब से सैंपल पेपर सॉल्व करके बताया है। टोटल मैंने अभी 27 क्वेश्चंस आपको कर दिए हैं, और अगर आपको आगे के क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर में है उसमें अगर किसी भी तरह का डाउट अगर आता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आगे का भी क्वेश्चंस करवा दें, या पार्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस की डिमांड है, तो क्वेश्चंस नंबर आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द वो क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, आइदर जेई हो, बोर्ड हो, नीट हो, उससे रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी वीडियो डालूं, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपके तरफ से कुछ भी डिमांड हो, बोर्ड से रिलेटेड हो या जेई से रिलेटेड हो, सर ये करवा दो, तो वो मैं आपको करवा दूंगा।